जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें सारी डिटेलिंग आपको एक वीडियो में प्राप्त हो जाती है। सही बात यहाँ पे ये चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए पूरी की पूरी कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे दी जाती है। साथ में जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग होती है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज है दोस्तों मंडे 9 दिसंबर 2024। शुरू करते हैं एक प्रॉपर स्कीम से। स्कीम क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है आज, तो मैं इसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्कीम है दोस्तों यहाँ पे सशक्त करने के लिए, नारी शक्ति और विकसित भारत बनाने के लिए स्कीम लाई गई है। इस स्कीम की अगर सही मायने में उपयोगिता देखें तो नारी को सशक्त करेगा और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट उन्हें करेगा। तो क्या नाम है इसका? बीमा सखी योजना। इसका पूरा नाम है बीमा सखी योजना। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आप LIC इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ से आप सर्च आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एम्पावर करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे चाहिए इस स्कीम की। अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो वुमेन को यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ द एज होना चाहिए और 10th पास की सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर के ये चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बेनिफिट होगा? तो यहाँ पे आपको मंथली यहाँ पे एक प्रकार से सैलरी दी जाएगी। 7,000 पहले साल, 6,000 दूसरे साल, 5,000 तीसरे साल। 3 साल आपको इस प्रकार का योजना में प्राप्त होगा। तो ये आपको ऑलमोस्ट 18,000 3 महीने के अंदर ये चीज़ें आपको 3 ईयर के अंदर आपको चीज़ें प्राप्त होगा। तो ये फर्स्ट ईयर आपको 7,000, सेकेंड ईयर 6,000 ये योजना लेकर के आई है। तो कौन लेके आया है? ये LIC लेकर के ये चीज़ें आई है, जो मुझे आपको बतानी है। तो बीमा सखी योजना का नाम याद रखिएगा। क्या इसमें है? 2 लाख वुमेन को यहाँ पे एम्पावर करने का टारगेट रखा गया है कि उनको सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना है। इन 3 सालों में अगर बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया, 18 ईयर्स एज वाली लिमिट बता दिया, जिसके कारण ये सब लाभ उठा सकते हैं। तो बीमा सखी योजना है यहाँ पे जो आपको मुझे बतानी थी। तो ये यहाँ पे निकल के आ रहा है, 9 दिसंबर आज है और पानीपत हरियाणा से इसकी लॉन्चिंग होती है। देखते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके अंतर्गत ये चीज़ें आगे इसमें आएंगी, तो वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को, जो यहाँ पे मैं कवर करूंगा। बात करी जा रही है दोस्तों सीरिया की। अगर सीरिया को देखें तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे सीरिया को, तो सीरिया की लोकेशन आपका लेबनान से, इराक से, जॉर्डन से, इन कंट्री से, इजराइल से, इन कंट्री से बॉर्डर टच कर रही है। तुर्की से यहाँ पे बॉर्डर टच कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे वो आकर के अब ऑक्युपाई कर ली हैं और यहाँ के जो लीडर थे वो भाग करके कहाँ चले गए हैं? रसिया पहुंच गए हैं। अब बशर अल असद यहाँ के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो अपना कंट्री छोड़ करके दूसरे कंट्री में रवाना हो गए और यहाँ पे क्या हो गया है? आज के डेट में मिलिटेंट की रूलिंग हो गई है। तो देखते हैं किस हिसाब से वहाँ पे जो भी रिबेल ग्रुप है वो कैसे ऑपरेट करता है। एडिटोरियल को देखेंगे दोस्तों और लोकेशन को देखेंगे और समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। मिलिटेंट सीरिया में यहाँ पे दमास्कस तक पहुंच के कब्जा कर लिया, यानी पूरी की पूरी कंट्री पे उनका अब रूल आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आर्मी डिप्लॉयमेंट था ही नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है। आसानी से ये लोग एंटर किए कैपिटल में और यहाँ पे पूरा इनके कंट्रोल में वो एरिया आ गया। कौन सा? दमस्कस वाला एरिया, जो सीरिया की कैपिटल कही जाती है। अब ये बहुत लंबे समय से इस फिराक में थे, लेकिन ये धीरे धीरे एक्सलेट किए अपनी चीज़ों को और सडन तरीके से यहाँ पे आकर के मात्र जो समय लगा, अगर 2011 को हम देखें और 2024 तक, तो 2011 से लेके 16 के 20 तक ये पूरा का पूरा सिविल वार चला था सीरिया में, जिसके कारण यहाँ पे एक मिलिटेंसी ग्रुप दूसरे गवर्नमेंट से यहाँ पे फाइट हो रही थी और इसको सपोर्ट करने के लिए रसिया, ईरान जैसी कंट्री आई थी। किसको? गवर्नमेंट को, बशर अल असद की गवर्नमेंट को।
लेकिन अगर यहीं पे हम देखें 16 से 24 तक, तो ये अगर सही मायने में देखें 2024 में ही ये नवंबर के आसपास से इंट्रूजन्स करना शुरू करे हैं। और ये पूरी की पूरी सीरिया को अगर देखा जाए, पहले इस वाले छोटे छोटे सिटी पे ये कब्जा की हैं जो तुर्की के सपोर्ट से, फिर उसके बाद ये छोटे बड़े सिटी को कब्जा किए, फिर इदलिब जैसे सिटी को, फिर हमा को और होम्स को भी यहाँ पे कब्जा कर लिए, जो कि सबसे बड़ा प्रोविंस है सीरिया का। और यहाँ पे तो दमस्कस है, तो इस रीजन तक ये पहुंच गए और पूरा कंट्रोल यहाँ पे आज के डेट में अगर बात करें तो मिलिट्री की ये चीजें हो गई। मिलिट्री मतलब मिलिटेंट, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मिलिट्री नहीं, मिलिटेंट इनकी कंट्रोल हो चुकी है। अब इसमें तुर्की का भी एक अहम रोल है। खुर्दिश जो ट्राइबल पीपुल हैं, उनका एक अलग डिमांड है इस जून वाले पार्ट को, वो कुछ इराक वाले पार्ट को लेकर के और तुर्की इस वाले पार्ट को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। ये एक ट्राइबल ग्रुप है, वो अपना अलग रीजनल आइडेंटिटी भी रखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे इजराइल आ जा रही है। इजराइल की गोलन हाइट जो कभी सीरिया की हुआ करती थी, ये भी यहाँ पे फोर्स लगा दिया है इजराइल अभी रिसेंटली। लेबनान वाली कंट्री हिजबुल्लाह, यहाँ पे इजराइल से युद्ध चल ही रहा था, अभी रिसेंटली पॉज हुआ है। तो ये वेस्ट एशिया का जो रीजन है दोस्तों, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये पार्ट बहुत ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अगर सही मायने में देखें तो। इसी को लेकर के यहाँ पे एडिटोरियल आई हुई है कि जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जैसे कि एसटीएस है, इसी ग्रुप को यहाँ पे हेड कर रहे हैं क्या, जुलानी। तो हयात ताहिर अल शाम, इस मिलिटेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो सीरिया डिक्लेयर करी है क्या, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बशर अल असद हैं वो छोड़ के भाग चुके हैं ऑस्टर, और यहाँ पे जो चीजें हैं वो कंट्रोल में आ चुकी हैं इस मिलिटेंट के अंतर्गत। तो जो भी वहाँ पे रिबेल ग्रुप है वो इस चीज को कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे जो फैमिली आयरन फिस्टेड रूल है, यानी फैमिली की जो रूल चल रही थी कई सालों से, और 13 साल से सिविल वार जो चल रहा था, जो आपको मैं बता ही रहा हूँ, वो वेस्ट एशिया में पुनः यहाँ पे खत्म होकर के मिलिटेंट के हाथ में आ चुका है। तो ये चीजें मुझे आपको बतानी थी। क्या चीजें हैं दूसरी, तो असद साहब यहाँ पे दमस्कस छोड़ के उड़ चुके हैं और अननोन डेस्टिनेशन पे बोली जा रही है। कई सारी चीजों से पता चला है वो रसिया में यहाँ पे विराजमान है, एजेंसी वहाँ की बताई है। तो ये मॉस्को की रिपोर्टिंग हुई है, जो पता चला कि रसिया पहुंचे हुए हैं हेल्प लेने के लिए। लेकिन देखते हैं अब चीजें कैसी होंगी। याद करिए दोस्तों, यूएसए एक कहानी अब एक प्रकार से सुनिए। अभी यूएसए सीधे किसके सपोर्ट में खड़ा रहता है, इजराइल, और यहीं पे ईरान के अगेंस्ट में। और ईरान और रसिया किसके सपोर्ट में खड़े रहे, यहाँ पे सीरिया के। अब देखिए कैसी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ सकती है, विच कैन कम इन फ्यूचर, यू कैन सी। अगर इस प्रकार की चीजें आती हैं तो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर यूएसए ने इजराइल को सपोर्ट किया और ईरान और रशिया ने सीरिया को सपोर्ट किया, तो इसको कैसे डील करी जाएगी, इस सिचुएशंस को हम लोग सभी लोग समझ सकते हैं, जो अभी मिलिटेंट ग्रुप सीरिया को ऑक्युपाई करने का सोच रहा है। तो ये एक जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले समय में। और ट्रंप की रूलिंग तो अभी आनी है, 20 जनवरी को इनकी ओथ सेरेमनी होने वाली है। तो अब देखिए ये वेस्ट एशिया को कैसे डील करते हैं। और मत भूलिए कि यही ट्रंप हैं जो यहाँ पे आपका यूएई, इजिप्ट, इन कंट्री के साथ एकॉर्ड किए थे। कौन सा, अब्राहम एकॉर्ड, जिसके कारण उस एरिया में शांति थी, पीस था। लेकिन वो सब चीजें एलिमिनेट अब होती हुई दिखेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलिटेंसी ग्रुप आ चुकी है। अब ये कंट्री को रन करने के लिए सोचेगी। तो यहाँ पे कैसे किसको पावर दिया जाए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, यानी सॉफ्ट तरीके से पावर कैसे जाएगी, ये सोचने योग्य है। रसिया का, ईरान का इन्फ्लुएंस बता दिया उस रीजन में। और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गाजी अल जलाली यहाँ पे फ्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये चीजें याद रखिएगा। सीरिया के यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं वहाँ पे, क्योंकि कई सारे लोग बशर अल असद वाली गवर्नमेंट को वहाँ पे फेवर करते हैं। एसटीएस की अगर बात करें, जो यहाँ पे हयात ताहिरे बात करी जा रही है, ये अलकायदा से जुड़ा हुआ है।
अलकायदा, जो नुसरत फ्रंट के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। और इसको हेड करते थे कौन से, इसके लीडर अबू मोहम्मद जुलानी, जिनको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अगर जुलानी साहब को यहाँ पे देखें तो यही है अबू मोहम्मद अल जुलानी, जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं। इन्हीं को लेकर के यहाँ पे जुबिलेशन हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, इंजॉयमेंट हो रही है, खुशियाँ जाहिर करी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक 1+1 दो एडिटोरियल को एक जगह पे कंपाइल करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो मिलिटेंट एंट्री की है दमास्कस वाले रीजन में, और जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है अनसर्टेनिटी में चली गई है। ये जैसे ही मिलिटेंट एंट्री किए हैं, कुछ जेल के कैदियों को यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिए हैं। तो सैदन्या प्रिजन थी वहाँ पे, वहाँ से कैदियों को रिहा भी किया गया है, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर भी किया गया है, मारा भी गया है। तो जो उनके फेवर में चीज़ें थी वो वहाँ पे उनको रिलीज किए हैं, और जो उनके फेवर में जो से थी तो वहाँ पे उनको मर्डर और किलिंग भी हुई है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। नेगोशिएशन कैसे होगी मिलिट्री से, ये चीज़ें देखने वाली होगी आने वाले समय में। कैसे ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुली हो सकती है, ये भी एक देखने योग्य बातें होंगी। दमस्कस की बातें चल रही हैं दोस्तों, क्योंकि सीरिया का अब फॉल हो गया है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है बहुत अच्छे से। असाद की फैमिली की 50 साल की जो रूलिंग चल रही थी वो अब गिर चुकी है। अब किसकी रूल आई है, अल जुलानी की। अब अल जुलानी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनका रूलिंग चलेगा। किस प्रकार से सीरिया को आप ये टैकल करेंगे वो देखने वाली बात होगी। कुर्दिश फोर्स की बात कर रहे हैं, इसी कुर्दिश फोर्स की इस वाले रीजन को लेकर के जो कुछ कुर्दिश का डिमांड होता है, ये इराक का कुछ रीजन ले लेते हैं, कुछ तुर्की का रीजन, कुछ सीरिया का रीजन लेके ये ट्राइबल ग्रुप है जो अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी बताता है। इन्हीं सब चीज को लेकर के यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जा रही है। यह एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट एडवांस बताई गई है। मतलब एडवांस का मतलब क्या, बहुत तीव्र गति से गए और चीजों को कैप्चर करते हुए, सिटी को ऑक्युपाई करते हुए आगे बढ़े। और सीरिया के जो हेड थे बशर अल असद साहब, उनको छोड़ करके कंट्री जाना पड़ा। तो ये एक हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप और ईरान, इन सब का अगर सपोर्ट रहता तो सही मायने में ये चीजें नहीं हो पाती। अभी तो ये प्रॉब्लम निकल के आ गई है कहाँ पे, आपके वेस्ट एशिया में। तो यही प्रॉब्लम पूरी चल रही है दोस्तों, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। 2 आर्टिकल को मैं अच्छे से यहाँ पे बता दिया। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। ये एक ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी चीज़ें अपलोड करता है, जो आपके एग्जाम्स को लेकर के इम्पोर्टेंट होता है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरा, फेसबुक पे जरूर से शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट मैं डालूं आपको वो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नए इम्पोर्टेंट एडिटोरियल पे। काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है ये, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा। डेथ बाय वाटर यानी वाटर बॉर्न डिजीजेस की बात करी जा रही है, वाटर कंटामिनेशन की बात करी जा रही है, सैनिटेशन की बात करी जा रही है, वाटर मैनेजमेंट की बात करी जा रही है। इस पूरे के पूरे जो भी स्लाइड है इसमें क्या है, वाटर बॉर्न डिजीजेस से होने वाली प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को यहाँ पे बताया गया है एडिटोरियल में। कहाँ की बात है दोस्तों, चेन्नई सिटी है, बहुत पुरानी सिटी, उसी में यहाँ पे 3 लोगों की डेथ हो गई। कैसे, तो यहाँ पे जो पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पीने योग्य पानी, उस पानी में इन्फेक्शन, उस पानी को पीने से इन्फेक्शन हुआ, लोगों की डेथ हो गई। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम तो पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वो कैसे हुआ ये प्रॉब्लम, तो सब अर्बन रीजन है, पल्लावरम रीजन में वहाँ पे 34 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। कंप्लेन आई कि डायरिया का शिकायत है। अब जो वाटर मैनेजमेंट देखा जाए तो उसमें सही प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ पे कि सीवियर कंटामिनेशन हो रही है वाटर की। कैसे, तो ये यहाँ पे मिला एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आपको इस डायरिया, इस प्रकार की इन्फेक्शन आपके शरीर में देता है, जिसके कारण समय पे इलाज न हुआ, ट्रीटमेंट न हुआ तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। तो डेथ भी इसमें हो सकती है, बहुत खतरनाक है। बेंगलुरु, कोची, नोएडा, वजिनागाराम, इन सिटी में ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कैसे, कि जो भी सीवर की लाइन है वहां से सीपेज कर करके चीजें क्या पहुंच रही हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सीप करके उस आपके
वाटर टेबल जो है वहां तक पहुंच जा रही हैं, फिर वहां से पानी जब उठा करके टंकी में चीजें डाल दी जाती हैं तो वो वहां पे भी सैनिटेशन सही से नहीं होती है, वो भी इन्फेक्शियस वाटर पहुंच जाती है। और इस टंकी से लेके हाउस होल्ड तक चीजें पहुंचाई जाती हैं। हाउस होल्ड में ये चीजें जब आपके यहाँ पे हाउस होल्ड तक चीजें पहुंचती हैं तो यहाँ से जो पानी उपयोग करता है, यूजेस करता है, उसको इन्फेक्शन करती है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो यानी पूरा का पूरा खेला कहाँ पे है, वेस्टेज की ट्रीटमेंट पे भी निर्भर करता है। यही चीजें यहाँ पे चैलेंज के रूप में उभरी हैं दोस्तों कि जो ट्रॉपिकल कंट्री है वहाँ पे पीने की प्रॉब्लम सदैव बनी रहती है। जल शक्ति मंत्रालय की बात करें तो यहाँ पे 230 ऐसे जिले हैं 25 राज्यों में जहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा यहाँ पे पाई गई है। 449 डिस्ट्रिक्ट में 27 स्टेट को कंसीडर करके। WHO की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 1.6 बिलियन पीपुल ग्लोबली यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है वो कंटामिनेटेड फिशेस से यहाँ पे कंटामिनेटेड हो जाते हैं। ये क्या है, यही वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन बीइंग रिलीज करता है अर्ली इन द मॉर्निंग, उसी को यहाँ पे फिशेस की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज का अभाव है, कमियां हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। 1 मिलियन पीपुल डाई करते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है लगभग 10 लाख लोगों की। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डायरिया, कॉलरा, इस प्रकार की प्रॉब्लम निकल के आती है। केवल किस लिए कि सही जल नहीं है, सफाई नहीं है, हैंड हाइजीन नहीं है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भी इसी चीज़ पे ह्यूमन राइट्स को लेकर के कहता है कि ह्यूमन का अधिकार है वाटर और सैनिटेशन उसको प्राप्त होना चाहिए। अब मद्रास के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन इसका संज्ञान लिए हैं और जो भी चीजें हो रही हैं यहाँ पे उसको लेकर के एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीजें जो चल रही हैं अभी उस पे 7 प्रायोरिटी एरिया यहाँ पे फैसिलिटेट करी जाएगी। और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट इस प्रकार की बात बोली है और इंक्लूड किए अपने प्रोमिसेस को कि हम इंक्रीज भी करेंगे पर कैपिटा ड्रिंकिंग वाटर जो भी सप्लाई करते थे पहले तो 9 लाख लीटर होती थी, अब 10 लाख लीटर सप्लाई करेंगे। जो भी रिड्यूस करेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर को, 50% जो होती थी उसको 15% पे लाएंगे, वेस्टेज को कम करेंगे। इंक्रीज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसाइकल वाटर, 5% से 20% तक रिसाइकल करेंगे। तो बहुत जरूरी है ये चीजें करना, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए ताकि जो सीपेज होती है अंडरग्राउंड में कंटामिनेशन की, वायरस और बैक्टीरिया की, वो चीजें ना हो सके। तो ये डेथ बाय वाटर पूरी कहानी थी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उसका नाम हम देखेंगे। कॉलरा आपको हो सकता है, बोटुलिज्म हो सकता है, डायरिया हो सकती है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकती है, टाइफाइड जान ही रहे हैं कि यार्डिया। तो इस प्रकार की चीजें भी वाटर से यहाँ पे व्यक्ति को हो सकता है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। अगर आपको चैनल और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे नए एडिटोरियल को और समझेंगे माइल्स टू गो। ये एक छोटा सा एडिटोरियल, इसको कुछ 1 से 2 मिनट में इसको समझाऊंगा मैं। दोस्तों बात करी जा रही है तेलंगाना की। इसका जन्म होता है 2014 में, जुलाई 2014 में, जब ये एक स्टेट के रूप में बनती है आंध्र प्रदेश को काट करके। आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये ही आंध्र प्रदेश है, इसी की बात करी जा रही है यहाँ पे। और ये वाला रीजन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश का ये रीजन आज के समय में कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या इशू निकल कर आ रही है, कह रहे हैं बहुत लंबा सफर है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तेलंगाना में अगर बात करी जाए तो रेवंत रेड्डी की यहाँ पे गवर्नमेंट है। पहले अगर बात करें तो चंद्रशेखर राव यहाँ पे रहते थे और इनका यहाँ पे यही फोकस किया जा रहा है कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, उधारी डेप्ट हुआ है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के अभी आ रही है। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट तो यहाँ पे आई है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की लेकिन यहाँ पे क्या चीज निकल के आ रही है, ये इलेक्शन में आने से पहले बहुत सारे वेलफेयर स्कीम का प्रॉमिस किए थे, जैसे कि 2500 रुपये पर महीने हम वुमेन को प्रोवाइड करेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। बहुत अच्छी बात है, ये वेलफेयर स्कीम है भाई, चलिए प्रोवाइड करिए। लेकिन इस प्रकार का ये चीजें कर लिए हैं तो जो इनकी स्टेट है वो क्या है, वो डेप्ट में चल रही है।
चंद्रशेखर राव की जब समय थी तो ये बहुत हैवी डेप्ट लिए थे, उसकी वजह से डेप्ट में चल रही है। अब यहाँ पे डबल रिटायरमेंट पेंशन भी डिसेबल को दिया जाएगा, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट वुमेन को दिया जाएगा, इंक्रीज करेंगे मेडिकल इंश्योरेंस कवर, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यहाँ पे फार्मर का लोन माफ किया जाएगा 2 लाख रुपए तक। ये जो है अभी तक मेजर्स बहुत सारे अनफुलफिल्ड हुए हैं, तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है चीजें, और जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आ रही है। भारत राष्ट्र समिति यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी पहले, तो यहाँ पे 15,000 के आसपास चीजें बोली गई हैं कि जो सपोर्ट था फार्मर का 10,000 से ये 15,000 करेंगे। अब यहाँ पे फाइल किया जा रहा है 2 लाख गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी भी। तो ये वैकेंसी भी बात करे थे, इतना सारा वेलफेयर स्कीम की भी बात करे थे, लेकिन उसकी चीजें निकल के क्या आ रही हैं, बहुत सारी चीजों में अभी तो मात्र 1 साल की गवर्नमेंट यहाँ पे चीजें हैं, लेकिन फुलफिल नहीं हो पा रही है। तेलंगाना की उसी की बात करी जा रही है, लगभग 72,658 करोड़ था, जो अभी के डेट में 6,71,000 करोड़ हो चुका है। तो ये 10 सालों में जो बीआरएस की रूलिंग थी, यहाँ पे बहुत छोटा सा फिस्कल स्पेस है, यानी बहुत बड़ा उधार ये चला है। तो इसको कैसे डील करेगी, फैमिलियल करप्शन की बात करी जा रही थी पहले यहाँ पे, और जुडिशियल कमीशन ये चीजें सेट करी हैं, जो जांच में यहाँ पे फिनेंशियल यहाँ पे मालफिशंस मिली है, यानी कमियां मिली हैं, कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं। कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ये कालेश्वर कहाँ पे है, तो गोदावरी नदी पे इंपाउंड किया गया है इरिगेशन स्कीम, याद रखिएगा, और ये आपके तेलंगाना में है। तो इस पावर को परचेज करने का एग्रीमेंट यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ किए थे, वहां पे भी बहुत सारा इश्यू निकल के आया। भारतीय जनता पार्टी जो यूनियन गवर्नमेंट थी यहाँ पे, वो यहाँ पे शॉर्ट शिफ्ट टैक्स डिवोल्यूशन की भी करी, जिसके कारण यहाँ पे बेनिफिट इस गवर्नमेंट को उस समय हुई थी। लेकिन अभी के समय में देखने योग्य किस प्रकार से रेड्डी के सामने, यानी रेवंत रेड्डी के सामने प्रॉब्लम निकल के आ रही है, कैसे ये डील करेंगे। बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट प्लान बना के आगे देखते हैं कैसे ये चलती है। तो बहुत लंबा सफर है दोस्तों, अभी 1 साल ही हुआ है, देखते हैं कैसे आगे चलेंगे, कैसे कैसे इश्यू निकल के आएगी। ये थी पूरी कहानी अपने फिस्कल डेफिसिट पे कैसे गुजारा करेगा, इतना बड़ा डेप्ट हो गया है। कभी 75,000 करोड़ था, तो आज लगभग 6 to 7 लाख करोड़ का डेप्ट चल रहा है स्टेट के ऊपर। तो इसी स्टेट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल पे दोस्तों, चलिए यहाँ पे और देखेंगे क्या ये सतनौर डैम है। ये जो डैम है दोस्तों, बांध, ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको बता दें, ये तिरुवनंतमलाई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है। तमिलनाडु में इसकी लोकेशन है, तो न्यूज में कैसे आ गया ये न्यूज में इसलिए आया, एक साइक्लोन था फेंगल साइक्लोन जब आया दोस्तों, तो बहुत हैवी रेन लेके आया। इस रेन ने जो डैम थी, डैम को कंप्लीट उसकी कैपेसिटी को फुल कर दिया, फिर इसको जल्दी से खोला गया, जिसके कारण बहुत हैवी फ्लड आया। अब इस फ्लड की वजह से बहुत सारे लोगों की यहाँ पे जाने भी गई, प्रॉपर्टी लॉस भी हुआ, डैमेज भी हुआ, और इश्यू निकल के आ रहा है। उसी की चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है सही समय पे इंफॉर्मेशन नहीं थी और डैम को ओपन कर दी, जिसके कारण ये इश्यू निकल के आ रही है। अपोजिशन वाले गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन यहीं पे AIDMK इडापड्डी पलानीस्वामी यहाँ पे ये आरोप लगा रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रायर नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन DMK जो गवर्नमेंट है ये इस प्रकार के चीज़ों को डिनाई कर रहा है, कह रहा है हम शुरुआत से ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल को फॉलो किए और यहाँ पे बताएं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो इनकी आपस में चीजें चल रही हैं। कह रहे हैं, एक कह रही है पार्टी कि हम बताएं, दूसरे कह रहे हैं नहीं बताएं। अब जो डैम को लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं, डैम होता है ये दोस्तों, ये यहाँ पे इम्पाउंड किया जाता है ब्रिजेस को, तो यहाँ पे सिल्टिंग हो जाती है। सिल्टिंग को समय समय पे सफाई नहीं किया जाए तो इसकी कैपेसिटी घट जाती है। उसी कैपेसिटी को लेकर के यहाँ पे कहा जाए, जब हैवी रेनफॉल हुआ दोस्तों तो 90% सितंबर में ही इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, अक्टूबर आते आते 95% फुल हो गई, और जब बाढ़ आया, फ्लो आया, तो ये चीजें बहुत तीव्र गति से छोड़ना पड़ा पानी, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आई। बहुत सारे लोगों का घर डूब गया, बहुत सारे लोगों को रोड पे रहना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम निकल के आई थी इसी सतनौर डैम से। ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, इसकी कैपेसिटी पूरी फुल हो गई थी बारिश से पहले ही।
तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे बुर्किनो फासो एक कंट्री है, वहाँ पे मिलिट्री जुंता अपॉइंट किया है नया प्राइम मिनिस्टर, जो कल ही मैं बताया था। वहाँ के पीएम को डिसॉल्व किया गया है और क्या रीजन है ये भी बताया नहीं गया है। तो बुर्किनो फासो कहाँ पे है ये देख सकते हैं, बुर्किनो फासो यहाँ पे, और यहाँ पे कितने कंट्री से ये बॉर्डर टच कर रहा है तो देख सकते हैं, घना, टोगो, आइवरी कोस्ट, बेनिन, नाइजीरिया और नाइजीर, यहाँ पे माली, इन कंट्री से ये बॉर्डर टच करता है बुर्किनो फासो। कहाँ पे है ये बुर्किनो फासो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बुर्किनो फासो इसकी लोकेशन है, इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इनको अपॉइंट करेगा, देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे घना में फॉर्मर जो लीडर थे महामा, वो जीत गए हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत के आए हैं। तो इन्हीं की बात करी जा रही है यहाँ पे। घना के वाइस प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी महमूद बुआमिया, यहाँ पे इनको हार मिला है और यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉन ड्रमा महामा, इनको जीत मिली है प्रेसिडेंट के रूप में। घना कहाँ पे है तो घना को देखा जाए तो ये बॉर्डर टच करता है कोट डी आइब्रो, बुर्किनो फासो से और टोगो से, इन कंट्री से बॉर्डर टच करता है। इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये गोल्ड कोस्ट की लोकेशन, जब भी आप कोई भी चीज़ें देखें तो उसके अगल बगल क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आती हैं। अटलांटिक ओशियन में पड़ता है ये, और ये बॉर्डर टच करता है गोल्ड कोस्ट से। तो ये अटलांटिक ओशियन की यहाँ पे कोस्टल कंट्री है घना, ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पीएम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो सिनागोग फायर है यहाँ पे एक्ट ऑफ टेररिज्म बता रहे हैं, यानी यहूदियों के खिलाफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या बढ़ रही है, आक्रोश बढ़ रहा है जनता के अंदर। यहूदी मतलब ज्यूज। अब इसी ज्यूज की बात कर रहे हैं हम इजराइल की। इजराइल यहूदियों का यहाँ पे कंट्री है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जलाया गया है एक बिल्डिंग में, जिसे इजराइल अदास इजराइल सिनागोग मेलबर्न में ये चीज़ें हुई हैं। तो इस बिल्डिंग में कुछ आग लगा दी गई। उसके बाद जब फायर हुआ तो बहुत सारे लोग बिल्डिंग को खाली किए। हालांकि कोई इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार का फायर सिनागोग यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म बता रहे हैं कौन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जिनका नाम एंथोनी एल्बनीज है। तो हम लोग जानते ही हैं ये इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और जो एक फियर कम्युनिटी में क्रिएट कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं जो एट्रोसिटी, अत्याचार के रूप में बढ़ रही हैं, टेररिज्म के रूप में बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ें पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं फैल रही हैं धीरे धीरे अगर देखा जाए, क्योंकि एक कंट्री इजराइल है, इजराइल के सपोर्ट में कुछ पावरफुल कंट्री हैं, और एक कंट्री मैं मान लेता हूँ पैलेस्टीनियन है, जिसके सपोर्ट में जितने भी ह्यूमनिस्ट हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो यही फाइट है दोस्तों जो मुझे आपके साथ बतानी थी। ट्रम्प यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया तुम लोग अपना चीज़ें जल्दी सुलझाओ, नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम नाटो से अलग हो सकते हैं। तो देखिए ट्रम्प आएंगे, क्या क्या कर सकते हैं वो तो ट्रम्प ही जानेंगे। यहाँ पे मीटिंग हुई है सैटरडे को यहाँ पे, तो इलियास पैलेस में यहाँ पे मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे आपके यूक्रेन के लीडर हैं, प्लस ये फ्रांस के लीडर हैं, और यहाँ पे अपकमिंग आने ही वाले हैं आपके 20 जनवरी को। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, इनकी मीटिंग हुई है। कहा गया है जल्दी से आप लोग मैटर को सुलझाइए और यूक्रेन रसिया का वार को पॉज करिए। तो यूक्रेन रसिया के वार को पॉज करने की बात करी जा रही है, और देखते हैं कैसे चीज़ें डील करी जाती हैं। तो रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे इस फाइटिंग को जल्द से जल्द पॉज करें, नहीं तो ये भी चेतावनी दी है कि हम नाटो से यहाँ पे निकल जाएंगे। अब देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो बस बोले हैं, अभी तो कुछ कहा नहीं गया है। तो नाटो की बात आती है तो बैकग्राउंड डिटेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है दोस्तों जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहते हैं। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, यानी इन कंट्री की मिलिट्री अलायंस बना के एक ग्रुप बनाते हैं जिसे नाटो बोलते हैं। 22 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 30 यूरोप के और 2 नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे हैं। इस्टेब्लिश करी जाती है वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, जब वर्ल्ड वार होता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, साइन करता है वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को। नाटो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब एक कंट्री के ऊपर अटैक करते हैं तो सारा ग्रुप मिलके आप पे अटैक करेगा, यही कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का मतलब हुआ। तो यहाँ पे
ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच रखी गई है। मोटो ए माइंड अनफेटर डेलिब्रेशन है। नाटो का मेन हेडक्वार्टर देखा जाए तो ब्रुसेल बेल्जियम में है, जबकि नाटो के मिलिट्री हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम में है। रिसेंटली फिनलैंड इसको ज्वाइन किया है 2023 में, और यहाँ पे स्वीडन इसको ज्वाइन किया है मार्च 2024 में। तो ये दोनों कंट्री फिनलैंड और स्वीडन कर लिए हैं, लेकिन यूक्रेन का अभी भी कोई ठिकाना अता पता नहीं है। तो यहाँ पे यही बातें बोल रहे हैं कि भैया जल्दी से आप लोग एंड करिए, और यहाँ पे बातचीत डिस्कशन हुई है और यहाँ पे कहा जा रहा है जल्द से जल्द आप लोग शिफ्ट करिए, ये लड़ाई उड़ाई रोकिए, क्योंकि इतना तो ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग ज़्यादा पैसा अपनी कंट्री पे ही फोकस करेंगे, वो पैसा दूसरे कंट्री पे नहीं जाएंगे। तो ये देखते हैं कैसे डील करते हैं। बस यहाँ पे वार रुकनी चाहिए, वार रुकवा दी पापा ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे एक टॉर्टाइज है दोस्तों, उसका कंजर्वेशन की बातें करी जा रही है। तो इसका कंजर्वेशन की बात चल रहा है कि इस टॉर्टाइज को बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है। क्या होता है? इलीगल ट्रेड, इलीगल ट्रेड किया जा रहा है। उसी इलीगल ट्रेड को लेकर के यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, यानी कछुए में किस प्रकार से प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कब वो हैचिंग करते हैं, अंडे देते हैं, कोस्टेरिया पे आते हैं, वो सारी चीज़ों को ट्रैक किया गया है। तो उस पर ये चीज़ें पता चला है कि इसके क्या क्या किस समय पे ये शरीर में बदलाव भी आते हैं। बहुत सारा डिमांड बढ़ गया है इनका। अगर बात करें जैसे कि इनको पेट के रूप में रखना अपने घरों पे, एक प्रकार से इनको पैक करके बंद रखना, इनके अपने हैबिटेट में नहीं रहने देना, ये भी गलत बात है। तो ये लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो ग्लोबल वाइल्ड ट्रैफिक नेटवर्क के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी इनको खरीदा बेचा जा रहा है, कहीं मेडिसिन के रूप में, कहीं शौक के रूप में, कहीं ऐसे फैंसी के रूप में रखने के लिए, कहीं पालने के लिए, घर में एक एक्वेरियम बनाने में रखने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारा उपयोग है, अलग अलग शौक है लोगों का, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़खानी करते रहते हैं। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो प्रकृति के चीज़ों को जो आप टच करेंगे तो ये प्रॉब्लम निकल के आएगी। इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडेमिक में आए हैं। इंडियन स्टार टॉर्टाइज की बात करा जा रहा है दोस्तों, जो छोटे छोटे इनके ये चीज़ें होती हैं, यही स्टार टॉर्टाइज ऐसे बने रहते हैं। तो यहाँ पे इनको इस तरीके से देखा जा रहा है, खास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें, साउथ इंडिया और श्रीलंका की, तो यहाँ पे इंडेमिक चीज़ें हैं, सब कॉन्टिनेंट में इंडेमिक हैं इंडियन स्टार टॉर्टाइज, जो आपको इसी जोन में पाए जाते हैं, साउथ इंडिया, श्रीलंका और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इंडियन स्टार टॉर्टाइज आपके अपेंडिक्स फर्स्ट में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स, ये वाइल्ड लाइफ की बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आता है, और ऑलरेडी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ द टॉर्टाइज को सीज भी किया गया है। स्मगलिंग कर रहे थे ये लोग। तो चेन्नई से सिंगापुर जाता है, और भी कई सारे कंट्री में, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, चाइना में भी बहुत सारा एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं। तो ये चीज़ें पकड़ी गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइट्स की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइट्स की बात करें तो चलिए साइट से पहले हम IUCN देखेंगे, तब चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। IUCN की बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कैसे नेचर को संरक्षण दिया जाए, इसीलिए ये बॉडी बनी है। नेचर में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं, यानी फ्लोरा प्लस फौना दोनों आ जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क करता है नेचर कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल यूज किया जाए किस चीज़ का, अपने नेचर का। ये इसका स्कोप बहुत ही ब्रॉड है, वाइडन स्कोप है, कंजर्वेशन इकोलॉजी से लेकर के इनकॉर्पोरेट करता है हर इशू को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, हर एरिया को कवर करता है ये। इसीलिए IUCN को मैं पहले अभी समझा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन जो है वाइडर पब्लिक कंपाइलिंग करता है, यानी बहुत बड़ा एरिया इसका रखा गया है IUCN की। और ये IUCN रेड लिस्ट भी पब्लिश करता है, कितने वल्नरेबल हैं, कितने इंडेंजर्ड हैं, कितने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। तो सारे थ्रेटेंड स्पेसीज का ये चीज़ें निकाल कर आता है। फ्रांस फाउंटेन लैंड में 5 अक्टूबर 1948 को स्थापना होता है, हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। और नेशनल लेवल IUCN गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि
कैसे नेशनल बायोडायवर्सिटी पॉलिसी को तैयार किया जाए। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो आईयूसीएन एडवाइस प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल कन्वेंशन को, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CITES। तो आईयूसीएन CITES को कहता है, CBD को करता है और FCCC को करता है। तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज याद रखिएगा, UNFCCC, कई बार आपको बताया हूँ। ये यूनेस्को को भी एडवाइज करता है, वर्ल्ड हेरिटेज को। ये इसके अंतर्गत ही चीज़ें आती हैं। फॉर्मली इसको एक्रेडिटेड किया गया परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ द मिशन यूनाइटेड नेशन IUCN, ऑफिशियल रिलेशन विद मल्टीपल अदर इंटरनेशनल बॉडी। बहुत सारे बॉडी से भी इसका लिंकेज है। तो इसके अंतर्गत आता है CITES। अब CITES को देखा जाए तो यहाँ पे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खतरे के निशान पे चल रहे हैं उनका फौना और फ्लोरा, प्लांट एंड एनिमल की बात करी जा रही है, उनका आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड तो आपको किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, एनिमल का किसी भी रूप से। आप देख सकते हैं चित्र में कैसे यहाँ पे पैंथर को कैसे मार के इसके स्किन को निकाल के लाया गया और इसकी सेलिंग होगी। बहुत सारे राजा मरवाजा लोग पहले समय में मार मार के चीता भारत से विलुप्त कर दिए। तो चीता का विलुप्त कब हुआ था? 1953 में आई थिंक। भारत से लास्ट छत्तीसगढ़ के राजा कोई थे, रंजीत थे कि क्या नाम था सर, वहाँ पे वो मारते हैं और बहुत उनका फोटो भी है, आप देखेंगे तो गूगल पे जाकर के आपको मिलेगा। तो इनकी जनसंख्या भारत से घटी। तो ये देखिए कैसे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। कभी जंगल में रहा करते थे लोग, आज रैक के पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी चीज को लेकर के साइट्स का निर्माण किया गया कि इसको रोको भैया, ट्रेड ना हो। इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, किसको? साइट्स को। मल्टीलेटरल ट्रीटी है, प्रोटेक्ट करती है इंडेंजर्ड प्लांट एनिमल को, किसी भी जो भी थ्रेट हो रहा हो इनको इंटरनेशनल ट्रेड को रोकती है। ड्राफ्ट किया गया 1963 में, बनाया गया और जो मेंबर हैं IUCN के, साइन किया गया 1973 में, इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 75 में। ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है साइट्स। तो ये थी पूरी डिटेलिंग साइट्स को लेके और इंडेंजर्ड टर्टाइस को लेकर के। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये CEO हैं दोस्तों बरकीशिरे हथवे के। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अभी रिसेंटली $52 बिलियन यहाँ पे चैरिटी के रूप में दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, कमेंडेबल वर्क है, कमेंडेबल वर्क है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन क्या इसका उपयोग फिलैंथ्रोपी के लिए होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि इन्होंने दान दिया है तो होना ही चाहिए, इसमें हम शक नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें एक प्रकार से संज्ञान तो लेना पड़ेगा ही। तो ये जो दान दिया गया है मिस्टर बफेट के द्वारा, वारेन बफेट बिलियनियर है दोस्तों ये, तो ये यहाँ पे दान दिए हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और ये सबके भाग की बात कर रहा है यहाँ पे कि सबका भाग एक जैसे लगभग नहीं होता है। तो हमें कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट यहाँ पे हम लोगों की मदद करना चाहिए। बफेट का आइडिया अगर देखा जाए सही मायने में वेल्थ वेलफेयर को लेकर के यहाँ पे चीजें निकल रही है और बहुत फिलोसफिकल बातें भी कह रहे हैं कि लक इगैलिटेरियम की बातें कर रहे हैं, ये यानी इक्वालिटी बात निकल के आती है। तो इक्वालिटी जो सोसाइटी में नहीं है उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सही मायने में अगर इक्वालिटी को देखा जाए तो क्या कारण है कि इनइक्वालिटी फैला है? तो सबसे पहले एक कैपिटलिस्ट क्लास निकल के आती है यहाँ पे, जो कहीं लोअर क्लास को एक्सप्लॉयटेशन करती है। तो ये पॉलिसी के लूप होल ही है जो यहाँ पे लोअर क्लास को जन्म देती है, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट अपर क्लास ले रहा है, लोअर क्लास को प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है। तो ये पॉलिसी में बात कर रहे हैं एडिटर कि पॉलिसी में अगर हम सही प्रकार से बदलाव रखें जो फेल हो गई है तब हम चीजें सही कर सकते हैं। बिल गेट, जेफ बेजोस भी वेल्थ यहाँ पे मोनोपोली करके बैठे हैं, यहाँ पे बातें बोल रहे हैं। तो ये हमें फोकस करना पड़ेगा इन मुद्दों पे कि जो लोअर क्लास है और जो टॉप अपर क्लास है वो लोअर क्लास के बारे में कैसे सोचता है। हालांकि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ये इस प्रकार का अगर बड़ा दिल कोई बिलियनियर दिखाया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वॉरेन बफेट की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पे $52 बिलियन यानी अपनी पूरी की पूरी एसेट की 50% मैं मानता हूँ ये यहाँ पे दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई बिलियनियर इस तरह की चीजें नहीं करता है। लेकिन रिसेंटली देखा जाए तो बिल गेट भी बहुत हद तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट करते हैं, बिहार भी आते हैं और भी कंट्री में जाते हैं,
जहाँ भी नीड हो वहाँ पे ये प्रोवाइड करते हैं। यहीं पे जेफ बेजोस की बात करी जाए तो ये भी करते हैं, लेकिन अलग अलग उनका इंटेंशन भी होता है। लेकिन यहाँ पे इनका क्या चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। ज़्यादा फोकस इसी पे करी गई है, फिलैंथ्रोपी है कि नहीं, यानी मानव के हित की बात करी गई है कि नहीं, उसी के लिए यहाँ पे फोकस करी गई है। तो ये थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों, इनको लेकर के सीईओ हैं ये इस कंपनी के, और सारी डिटेलिंग आपको बता दिया। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दें, उसका समय रहते मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।